नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य प्रबंध के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एमपी पटवारी के इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज शो एज ए लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ड्यू टू ब्लैंक इन काउंटिंग, यानी कि लेखांकन में रिक्त स्थान के कारण मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में देयता के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि हम क्यों उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के रूप में दिखाते हैं जो कैपिटल एक ओनर या स्वामी लगाता है। ऑप्शन है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, चालू व्यवसाय अवधारणा, लागत अवधारणा या मुद्रा की अवधारणा। तो इसका सही आंसर है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। यानी कि इसमें यह होता है कि जो ये एक अवधारणा होती है या मान्यता हम कहेंगे, इसमें यह मान्यता रहती है कि जो ओनर होता है और जो उसका बिजनेस होता है, ये दोनों का अस्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसी अवधारणा के लिए यहाँ पर जो ओनर द्वारा कैपिटल दी जाती है या पैसा लगाया जाता है, वो पैसा या पूंजी कैपिटल जो होती है वो दायित्व माना जाता है। बाकी अगर आप और अवधारणा के ऊपर नजर डालें तो चालू व्यवसाय की अवधारणा ये बताती है कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा और कोई भी व्यापारी अपना बिजनेस करता है तो इसी अवधारणा के को मानते हुए करता है कि वो अपने बिजनेस को कभी भी बंद नहीं करेगा। लागत अवधारणा ये बताती है कि आपके इसमें कॉस्ट कितनी रहेगी। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा में ये अवधारणा बताती है कि आप जितने भी व्यवहार करते हैं यहाँ पर वो मौद्रिक व्यवहार करते हैं। अगले क्वेश्चन पे नजर डालेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विथ, यानी कि वित्तीय लेखा किससे संबंधित है। ऑप्शन है लेन देन की रिकॉर्डिंग, ऑप्शन है लेन देन की रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण और सारांश, केवल वित्तीय विवरण या फिर बही खाता और वित्तीय विवरण। देखिए, लेन देन की रिकॉर्डिंग या लेन देन की रिकॉर्डिंग वर्गीकरण सारांश जो ये बही खाता बुक कीपिंग से रिलेटेड है, तो ये दोनों तो आने से रहे। उसके बाद बात करें केवल वित्तीय विवरण, तो वित्तीय विवरण भी केवल नहीं आएगा। यानी कि आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें बही खाता भी आ रहा है और वित्तीय विवरण भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ब्लैंक रिफर टू द टाइम पीरियड विद इन विच इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स इज रिकॉर्डेड। यानी कि रिक्त स्थान उस समय अवधि को संदर्भित करता है या कौन सी समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें अचल संपत्तियों में निवेश की वसूली की जाती है। देखिए, ऑप्शन है भुगतान वापसी यानी कि पेबैक जिसे हम कहते हैं, रियायती नकदी प्रवाह, प्रतिफल की औसत दर या एनपीवी। देखिए, इसका सही आंसर है पेबैक पीरियड, यानी कि हम भुगतान की वापसी उस अवधि को प्रदर्शित करती है या उससे संबंधित है जो कि जो स्थायी संपत्ति होती है, जो फिक्स्ड असेट्स होती है, उसमें हम निवेश करते हैं तो वसूली के लिए करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टू रिटेल विच of the following resources are organization changing their HR policy, यानी कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को बनाए रखने के लिए संगठन अपनी मानव संसाधन नीतियों में को बदलता रहता है। ऑप्शन है पूंजी, प्रौद्योगिकी, कर्मचारी या संपत्ति। तो इसका सही आंसर आएगा कर्मचारी। देखिए, मानव संसाधन नीतियां जो है या एचआर जो पॉलिसी होती है वो किसके लिए होती है, मानवों के लिए होती है, मानव के लिए होती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, कर्मचारी। कर्मचारी एक मानव है और मानव से जुड़ा रहता है। अगला हम क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि निम्नलिखित में से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन का मापन और सुधार शामिल है। तो ऑप्शन हमारे सामने है नियोजन, नेतृत्व, आयोजन, नियंत्रण। देखिए, यहाँ पर जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो संगठन होता है, उसके द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य उनको प्राप्त करने के से संबंधित है। यानी कि निष्पादन का मापन हम कैसे करेंगे, तो हम ये नियंत्रण में करते हैं। कहाँ करते हैं, नियंत्रण। तो हम नियंत्रण करके जो हमने कार्य निष्पादित किया है उसकी जांच की जा सकती है कि हमने जो निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके अकॉर्डिंग हमने निष्पादन किया है या नहीं किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज डबल अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रणाली की पद्धति है। ऑप्शन है गुणात्मक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, साइंटिफिक मेथड।
वैज्ञानिक प्रणाली। सर ये वैज्ञानिक प्रणाली क्यों है? तो दोहरा लेखा पद्धति जो होती है वो सिद्धांतों के आधार पर होती है, इसलिए हम इसे कौन सी प्रणाली कहते हैं? वैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं। इसके भी अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। अगले क्वेश्चन पे नजर डालें तो व्हेन यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स वेयर विल यू ट्रांसफर बैड डेब्ट्स रिकॉर्डेड अकाउंट, यानी कि जब आप अंतिम खाते तैयार करते हैं तो आप पुनः प्राप्त हुए अशुद्ध ऋण को कहां स्थानांतरित करते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे सर ये बैड डेब्ट्स होता क्या है। जिनको बैड डेब्ट्स के बारे में नहीं पता उनको थोड़ा सा हम बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा है और वो अभी तक आपको पेमेंट नहीं कर पाया और उसने यहाँ पर कुछ पैसा दे करके कुछ पैसा नहीं दिया। फॉर एग्जांपल 10,000 का माल बेचा, उसने 9,000 दिए और 1,000 वो नहीं दे पाया, तो ये 1,000 जो होते हैं ये बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। अब हमसे ये पूछा गया है कि जब वो बैड डेब्ट्स हो जाता है और वो बैड डेब्ट्स पुनः प्राप्त हो जाता है, फॉर एग्जांपल इन्होंने उस समय 9,000 दिए थे लेकिन बाद में इनके पास पैसा आने के कारण इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया, यानी कि 10,000 जो नहीं दिया था वो भी इन्होंने दे दिया। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है लाभ हानि खाते में हम लिखेंगे, डूबत ऋण खाते में प्रावधान में लेके जाएंगे, या देनदार खाते में या प्राप्य। तो देखिए जब आपका पैसा डूबता है या आप पैसा डूबा पैसा वापिस आ जाता है तो आप उसको P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। यहाँ साइड का भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभार ऑप्शन आपको मिल जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट या P&L अकाउंट के क्रेडिट, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो हमने पैसा डूब गया था वो हमने वापस से रिकवर कर लिया है, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। अगला हम क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द आर्ट ऑफ attraction or grade which generated desire and curiosity to do some work in a person, यानी कि ध्यान आकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है अभिप्रेरण, संप्रेषण, नियोजन या नियंत्रण। देखिए इसका सही आंसर है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरण। जब हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं तो उससे उसका ध्यान आकर्षित होता है या फिर लालच की कला उसके अंदर जागृत होती है, यानी कि वो किसी काम के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर उसने दिया है अट्रैक्टिंग करती है, ध्यान आकर्षित करती है। तो जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है, तो ये कौन सी चीज होती है? ये अभिप्रेरण होता है, मोटिवेशन होता है। जो हम जिन अधीनस्थों जिन कर्मचारियों से काम करवाना चाहते हैं उनको जब हम मोटिवेट करते हैं तो उनका ध्यान आकर्षित होता है और वो कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, एवल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन टू अचीव गोल टू नो एज, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है समन्वय, आयोजन, नेतृत्व या नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, निष्पादन की बात हुई है। निष्पादन करना मतलब होता है कार्य को पूर्ण करना। तो जो हमने कार्य पूर्ण किया है वो कार्य हमारे लक्ष्यों जो हमारे लक्ष्य थे निर्धारित किए थे उन लक्ष्यों के आधार पे हुए या नहीं हुए, ये हम मूल्यांकन कहाँ कर सकते हैं? तो ये नियंत्रण के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, मैनेजर हु आर इन्वॉल्व्ड इन द strategy planning exercise operate in a इन्वॉल्वमेंट, यानी कि वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं। ऑप्शन है अनिश्चितता, निश्चितता, सामान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनिश्चितता। अब ये ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही है? देखिए उसने बोला है कि वे प्रबंधक जो क्या करते हैं, युक्तिपूर्ण नियोजन का अभ्यास कर रहे हैं। ये किसमें? ऐसे वातावरण के लिए करते हैं जो अनिश्चित वातावरण है उसमें ये अभ्यास करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? अनिश्चितता। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट चैलेंज इस पॉलिटिकल चैलेंज, यानी कि राजनीति चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? ऑप्शन है बाहरी, आंतरिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बाहरी। देखिए पॉलिटिक्स जो होती है वो बाहरी तत्व होता है या बाहरी वातावरण होता है। आंतरिक तत्व जो अपनी कंपनी या संस्था या संगठन होती है उनके अंदर के तत्व की बात हो रही है, वो आंतरिक तत्व है। लेकिन ये जो राजनीतिक चुनौतियां ये बाहरी तत्व है। जो बाहरी तत्व क्या करते हैं? आंतरिक तत्व को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे कर्मचारियों को प्रभावित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इन द एब्सेंट ऑफ ए पार्टनरशिप डिड प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड, यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा।
पूंजी के अनुपात में, समान अनुपात में, त्याग के अनुपात में और प्राप्ति के अनुपात में। तो ये एक रूल है। पार्टनरशिप जो होती है हमारी, पार्टनरशिप डीड जब वो अपसेंड होती है तो ऐसी कंडीशन में हम समान अनुपात में हमारे प्रॉफिट को बांटते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, उस प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांट लेती है, समान अनुपात में बांटती है। अगला क्वेश्चन हम यहां देखेंगे, whose job it is to observe the market, यानी कि बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है। ऑप्शन है विनिमय, संगठन, विपणन या समन्वय। देखिए बाजार की बात हो रही है तो मार्केट की बात हो रही है, और जायज बात है मार्केट का अवलोकन कौन या किस प्रकार का कार्य होगा, तो मार्केटिंग का कार्य होगा। तो ये किसका काम है, ये मार्केटिंग यानी कि विपणन का कार्य है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस comparing is with the set goal and making course correction known as, यानी कि निष्पादन को मापने और निगरानी करने, निर्धारित लक्ष्यों के साथ तुलना करने, सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है योजना, नेतृत्व, नियंत्रण, व्यवस्था। तो अभी हमने इसी से संबंधित 2 क्वेश्चन देखे हैं और उन्हीं के आंसर क्या है, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण है। क्योंकि इसमें भी देखो निष्पादन और निगरानी रखने की बात हो रही है या मापने की बात हो रही है, ठीक है ना। यानी कि आपने जो कार्य किया है, जो निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुए हैं या आपने पहले निर्धारित किए थे उसके अकॉर्डिंग प्राप्त हुए कि नहीं हुए, ये चेक करने के लिए दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, according to the financial accounting standard board, which of the following is a cash flow from a financial activity। क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं, वित्तीय लेखा मानक बोर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय पोषण, वित्त पोषण गतिविधि से नकदी प्राप्त करता है। ऑप्शन है करों के लिए सरकार को नगद बहिर्वाह, शेयरधारकों को लाभांश के रूप में नगद बहिर्वाह, उधारदाताओं को ब्याज के रूप में नगद बहिर्वाह, या किसी अन्य कंपनी द्वारा जारी बॉन्ड खरीदने के लिए नगद बहिर्वाह। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना मान के चले कि केवल सामान्य प्रबंध के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अकाउंटिंग के बहुत ही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पे जो हम 12th अकाउंटिंग की जो क्लासें हमारी चलती है आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं अकाउंट्स के ये 11th और 12th से रिलेटेड आ रहे हैं। तो आप उनको भी देख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले वीडियो में मैं आपको केवल आंसर समझा सकता हूं, लेकिन इतना ज्यादा डीपली उसमें बात नहीं कर सकता। अब जैसे कि जो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट इस वीडियो में मिल जाएगी, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे नजर डालें तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि वित्तीय लेखा मानक बोर्ड जो कि एक संस्था है, इन निम्न के अनुसार कौन सा एक वित्त पोषण गतिविधि से नगद प्रवाह है, यानी कि कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें 3 एक्टिविटी होती है, एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होती है और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ हमसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज की बात कही गई है। तो हम यहाँ ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो करों के लिए सरकार को जो नगद प्रवाह है, हम जो टैक्स दे रहे हैं, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं है, ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अगला आता है शेयर धारकों को लाभांश के रूप में नगद प्रवाह कर रहे हम। तो ये जो हम शेयर होल्डर को या जो हमारे शेयर धारक होते हैं जिन्होंने हमसे शेयर परचेस किया और हमें पैसा दिया है, तो हमने उनसे पैसा लेकर के क्या किया, वित्त इकट्ठा किया है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी किससे संबंधित है, वित्तीय क्रिया से। और यहाँ पर नगद का क्या हो रहा है, बहिर्वाह हो रहा है, यानी कि हम उनको डिविडेंड देंगे तो यहाँ पर हमारा कैश क्या होगा, चला जाएगा हमारे पास से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो साथियों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें अकाउंट्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 12th अकाउंट्स जो हमारे वीडियो यहाँ पर पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट आपको मैं बता दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।